देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुआ नहीं है और ये लोग बौखला गए हैं। अभी तो मैं पूरे झारखंड में धर्मांतरित लोगों का जो हाल करूंगी, वो पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देखेगा। और अगर मैं हार जाती हूँ, मेरी संस्कृति परंपरा और मेरा समाज का बात अगर गलत होता है, तो मुझे समाज जो दंडित करेगा, मैं उसके भुगतने के लिए तैयार हूँ। कुछ ऐसे ज्ञाता और बुद्धिजीवी लोग आए जो कि सिस्टम में हम लोगों का नामो निशान मिटाते गए। ये हमारा स्वशासन को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन ये कांग्रेस। इन कुछ लोगों का कहना है कि आप खुद हिंदू धर्म मानती हैं, आप कुंभ नहाने जाती हैं। तो इसमें सवाल उठाने वाले तुम लोग कौन होते हो? नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, सार भारत से। धर्म और आस्था जो है हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और यही मुद्दा अभी झारखंड की राजधानी रांची में जो है बहुत विवादों में तुल पकड़ चुका है। सरना झंडा लेकर उठा विवाद जो है अब निजी जीवन पे आ चुका है। वहाँ पे दो पक्ष हैं, एक पक्ष अजय तिर्की का है जो वहाँ वापस झंडा लगाना चाहते हैं और एक निशा भगत जी हैं जिन्होंने वहाँ से झंडा हटाया। निशा जी पर काफी आरोप लगे हैं जो है दूसरे पक्ष अजय तिर्की के द्वारा। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनपे जो आरोप लगे हैं उनका इस पर क्या कहना है उनसे जानते हैं। निशा भगत जी, अब सबसे पहला आरोप आप पे ये लगा है कि आपने जो है जमीन का मुद्दा को धार्मिक मुद्दा बना दिया, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि ये मुद्दा जो है धर्म और आस्था के बीच का जो ये लोग पैदा कर रहा है, जमीन दलाली और या तो फिर अन्य तरह का जो हमारे चरित्र का बखान कर रहे हैं, ये सब मुद्दा से भटकाने की बात कर रहे हैं। चूंकि हम आदिवासी रूढ़ी जन्य जनजाति के लोगों के लिए संविधान से भी ऊपर एक संविधान है, जो उनका अपना स्वशासन चालू है। स्वशासन को लागू नहीं किया गया जब भारत आज़ाद हुआ, तो विद्यमान विधि व्यवस्था को लागू नहीं किया गया, स्वशासन को लागू नहीं किया गया भारत में। जो क्षेत्र 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें आप संविधान में देखिएगा, इस वाले बुक में पेज नंबर 188 का इसमें लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध जो है कि पूरी मेंशन है इसमें। और भाग ख जो है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण भी इसमें मेंशन है। बहुत गहराई से पढ़िएगा इसको। और रही बात इसी में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि जो है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो विधि लागू होनी चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे देगा कि संसद या उस राज्य के विधान मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा, अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रखते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, और उस पर पैरा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस पर प्रकार दिया जा सके कि उसका भूल लक्ष्य प्रभाव हो। सेकंड में लिखा है, राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और अनुशासन के लिए विनिमय बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र में है। तो हमारा जो स्वशासन है ना, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति से है। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था को लाया गया है। ये मुझे लगता है कि हमारा जो झारखंड राज्य अलग किया गया था कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत जो रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग रहते हैं, उनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी कि भारत के आजाद होने के बावजूद कांग्रेसियों ने ये 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले जो हमारे स्वशासन का अधिकार है, ग्राम सभा का अधिकार है, इन्होंने लागू नहीं होने दिया। जिस दिशम गुरु को हम लोगों ने लड़ते हुए देखा था झारखंड अलग करने के लिए, लेकिन वो विफल कहाँ हुए?
वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद ये आरोप लगता है उनमें कि इस झारखंड राज्य को बेच दिया। मुझे कहीं न कहीं ये शंका होती है कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र होते हुए भी हमारा यहाँ पे ग्राम सभा लागू नहीं होना और जब जो हम लोगों का रूढ़िवादी परंपरा शासन जो हम लोगों का है, हम लोग का जन्म, कर्म, मरण, पूजा पद्धति, विधि सब कुछ हिंदुओं से और ईसाइयों से चाहे अन्य धर्मों से हमारा रहन-सहन, पूजा-पाठ पद्धति, हमारा अनुशासन, स्वशासन व्यवस्था जो है सब अलग है। हमारे पाहन, पुजार, बैगा, मानकी ये सब करते हैं। तो जहाँ लड़ाई होनी चाहिए मुद्दे की बात, जहाँ लड़ाई होनी चाहिए झंडे की बात, ये लोग ज़मीन विवाद में घुस गए, ये लोग दलाली में घुस गए और ये लोग घुस गए कि निजी चरित्र में घुस गए, ये लोग घुस गए कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। मैंने तो एडमिट किया था कि मेरे परिवार में भी धर्मांतरित लोग हैं, हमारे परिवार में भी ईसाई लोग हैं, लेकिन होते हुए भी हमने अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बरकरार रखा है। आपने आपके पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि निशा कुमारी भगत क्यों? चूँकि मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, बार-बार लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। हाँ, मैं पढ़ती थी। उसी जगह में मैं जब छोटी थी, तो मेरे पिताजी जब झारखंड आंदोलनकारी में जेल जाना हो, आंदोलन करना हो, इस सब भागीता को देखते हुए मेरे में बहुत व्याकुलता रहती थी। उस समय में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था 1996 में हम मुझ पे एक केस भी हुआ है। और उसमें मुझे ये बताया गया मेरे पिताजी के द्वारा कई वर्षों बाद कि बेटा तुम जब मैं आंदोलन कर रहा था तो मेरे पीछे-पीछे जब तुम चलती थी, तो तुम्हारे पे एक केस हुआ था जो कि मैंने ये दिखाया था। ये प्रमाण है। ये लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारी आत्मीयता कहाँ से इतनी संस्कृति के प्रति हो गई? तो मैं उस झारखंड आंदोलनकारी की बेटी हूँ, मैं उस रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली की बेटी हूँ, जो अपने संस्कारों के साथ-साथ जो हमारा जो परिवार में मिक्स्ड कल्चर हो गया, तो जिसकी वजह से मैं कई चीज़ों से अनभिज्ञ रही, लेकिन जैसे-जैसे जानते गई, समझते गई और ये झंडे की बात जहाँ तक हो रही है, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखित कोई प्रमाण पत्र नहीं है और इसका ये संविधान में भी अंकित है। आप खोजिएगा और लगातार हम लोगों का इस जो परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था के बारे में इस संविधान में भी अंकित है, विद्यमान व्यवस्था यहाँ अंकित है। जरा गैलक्शन डुंगडुंग जी जो कहते हैं कि किसी भी धर्म को मानने की समानता का अधिकार या धर्म के अधिकार 19 हो चाहे 23 हो चाहे 3 का हो, संविधान पढ़िए और जानिए इसमें हमारे लिए जो विद्यमान व्यवस्था के बारे में यहाँ व्यवस्थित की गई है, जो धर्मांतरित लोग हैं उनके लिए भी ये है कि आप किसी भी धर्म और जाति को मान सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों का जो विद्यमान व्यवस्था है, जो हमारी अलग से संविधान जो लिखी गई है, गढ़ी गई है, बनाई गई है, इसमें भी जो मेंशन किया गया है, हमारा कोई लिखित प्रमाण नहीं, लेकिन इसमें मेंशन है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा संचालित किया जाने वाला हमारा कल्चर है ये। तो ये मुझे बताएंगे कि ये लड़की कल की आई हुई जो जिसका जन्म मृत्यु संस्कार जिसको ज्ञात हो कि हमारे धर्म में क्या होता है, उसको आप सिखाएंगे। आप तथ्य की बात कीजिए। आप केंद्र की सरना समिति के अध्यक्ष थे। आपने सीरम टोली में हम लोग कभी भी विकास के बाधक नहीं रहे। हम लोगों ने कभी भी भारत आजाद हुआ तब से आज तक सिर्फ शोषित हो रहे हैं, विकास के बाधक कभी नहीं रहे। लेकिन हमारा जो सरना धर्म स्थल है उसको जहाँ पे हम लोग पूरी समुदाय के लोग नाचते देखते सरूल के टाइम में आते हैं, तो सरना स्थल के ठीक सामने में फ्लाईओवर उतारा गया है, तो वो फ्लाईओवर थोड़ा आगे उतारते तो इसका विरोध था। जब सोचिए धर्म के गुरु होने के बावजूद, धर्म के ठेकेदार होने के बावजूद उन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, सरना धर्म के लोगों का समर्थन नहीं किया, सरना स्थल को बचाने का समर्थन नहीं किया और उन्होंने हमारे आदिवासी बच्चियों पे, माँ बहनों को कहा कि चीर के रख दूंगा। कौन ना समाज चाहेगा कि अपने बच्चों को चीर के रख देने की बात सुन लेगा? किसमें अग्रेसिव नहीं होगा? ये जो लाल और सफेद रंग का जो हमारा चीरा झंडा है, उससे पहले जब मैं नहीं जानती थी तो एक प्रेस में थी, मैं उस प्रेस में जब थी तो मुझे जो याद है वो हमारे धर्म गुरु जी को भी याद होगा कि गुमला में एक
प्रोग्राम में आए थे वो, उनको मैंने पूछा था कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी क्रांति की थी, लेकिन वो तो सफेद झंडा, खद्दी झंडा को लेकर के क्रांति किया था उन्होंने, तो ये हमारा दो कलर का झंडा क्यों? तो उन्होंने मुझे बहुत बारीकी से व्याख्यान करते हुए कहा था कि सफेद झंडा और लाल झंडा का जो कलर का मिक्सचर है, सफेद हमारा शांति का प्रतीक है आदिवासियों का, रूढ़िवादी जन्य जनजातियों का, और लाल रंग जो है क्रांति का प्रतीक है, जो अपने संस्कृति सभ्यता पे जब हनन हो, जब हक और अधिकार की बात हो, तब जब आदिवासी समुदाय जब लड़ा है, वही लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। ये हमारे धर्म गुरु जी ने मुझे बताया था, जो तथा कथित हमारे धर्म गुरु हैं, जो अभी सामने आना चाहिए झंडा को लेकर के, तो उनको बयान देना चाहिए कि हमारी आस्था, अपना हमारा मान, हमारी अभिमान, जो हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है, जो पूजा करते आ रहे हैं, हमारे पास लिखित नहीं प्रमाण है, लेकिन हमारे पूर्वज हमारा इस झंडा को पूजा करते आ रहे हैं, तो वो स्वच्छ और साफ जगह ना झंडा गड़ना चाहिए। ये हमारा अगर संस्कृति का आत्मा है, तो मुझे जहां तक लगता है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अगर मलमूत्र वाले जगह में मैं कूद जाती हूँ अपने झंडे को बचाने के लिए, तो क्या गलत किया मैंने? तो वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों का कहना है कि आपने भगवान बिरसा का नाम लिया, बिरसा मुंडा जी धरती आबा का जमीन, उनका कहना है कि वो धरती आबा जी का जमीन ही जो समाधि स्थल के पीछे है, उनको ही दलालों से बचाने के लिए वहां पर झंडा लगाए थे। चूंकि मैं आज तक जानती नहीं हूँ आदित्य विक्रम जायसवाल जी को, इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस में प्रखरता के साथ राजनीति की थी। उस टाइम में वो प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो मैं उनको उतना ही जानती हूँ, और कभी मैंने पर्सनली कहा जाए तो बस पार्टी परिप्रेक्ष्य या फिर कोई अच्छा सुख दुख के लिए मैं मिली हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जमीन के विवाद के लिए मैं इनसे बातचीत भी की हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जमीन का विवाद था तो ये लोग कोर्ट और कचहरी क्यों नहीं गए? हमारे झंडा और हमारे आस्था के साथ, हमारे मान और अभिमान के साथ खिलवाड़ क्यों किए? लगातार ये ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा, जैसे फादर हो, पादरी हो, ये उनके प्रचारक है, उन्होंने लगातार हमारे समाज को धूमिल करने के लिए कई किताबों का, नेमा बाइबल हो, चाहे हमारे कुड़ुक संस्कृति में हमारी भाषा में किताबें जो लिखे हैं, उसमें हमारा संस्कृति सभ्यता को मिटाने की, और हमारे जो देवी देवता हैं उनको भूत कह के इन लोगों ने कहा और दिग्भ्रमित किया। तो जब हमारी संस्कृति सभ्यता को आप नहीं मानते हैं, तो जब आप संविधान देख लीजिए उठा करके, आप कहाँ पे अंकित हैं ईसाई धर्म, और अगर ईसाई धर्म में जो आपका धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, तो हमारे रूढ़िवादी जन्य जाति से तो आप दूसरे धर्म को माने हैं, तो उसमें संविधान में लिखा हुआ है कि आप तो अलग हो गए, आपकी तो खत्म हो गई। इसी बात की तो जानकारी आप धर्मांतरित लोगों को नहीं दिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारे पहान पुजार बैगा और मौजा के जो पहान पुजार मानकी लोग हैं, उनके द्वारा आप घर वापसी कीजिए। एक पहान पुजार बैगा वापसी नहीं कर सकते हैं, 6-7 बैगा पहान लोग जो है अलग अलग मौजा के लोग बात करेंगे, विचार करेंगे, हमारी रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से, वो जैसे हम लोग शादी ब्याह, चाहे हम लोगों का जो संस्कार होता है उसमें कलरफुल मुर्गे का या फिर मुर्गी का जो बलि देते हैं, जैसे कि मुर्गा का बलि देते हैं हम लोग का, जब शादी होता है तो मड़वा गड़ाता है, तो उस हर मड़वा का खूंटा में उसका खून लगता है। जैसे हम लोगों का शादी जब जन्म होता है तो 6 दिन बाद छठी जब होता है, तो छुटका हटाने के लिए हमारे पास में विधि विधान किया जाता है, और उस छुटका हटाने के लिए जो विधि विधान किया जाता है उसको कहते हैं डंडा कटना। तो और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज के लोग हैं जो हमारे धर्म को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं, वो जो हमारी संस्कृति को छोड़ चुके हैं, वो चर्च में जाते हैं, बपतिस्मा करते हैं, बपतिस्मा के बाद में उनका नामकरण के बाद में फिर परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनका अलग संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार अलग होता है, तो विवाह संस्कार अलग होता है। तो फिर हमारे से एकदम भिन्न है, तो हमारे आरक्षण क्यों खा रहे हैं? मेरा सवाल, और मेरा जो, अगर ये अजय तिर्की जी बैठेंगे तो उनसे डिबेट कीजिए, ओपन चैलेंज है कि वो बैठे, मुझसे डिबेट करे, चैलेंज करे, और मुझे चैलेंज करके बोले कि समाज की तुम हितैषी नहीं, तुम दलाल हो, या आरोप करे, सिद्ध करे, सामने बैठ के अगर डिबेट किया जाए ना, तो अगर वो जीत जाते हैं और अगर मैं हार जाती हूँ, मेरी संस्कृति परंपरा और मेरा समाज का बात अगर गलत होता है, तो मुझे समाज जो दंडित करेगा मैं उसके भुगतने के लिए तैयार हूँ। उनका कहना है कि क्रिश्चियन में जो कन्वर्ट हुए हैं वो लोग भी तो आदिवासी हैं, और आप जो है आदिवासियों का दो गुट बना दे रहे हैं। इसमें भी संविधान में भी ये मेंशन किया है, जो धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी देखिए कि धर्म को मानने की आजादी सबकी है, सबको आजादी है कि मान सकते हैं, चर्च मंदिर
कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें एक अंकित है विशेष हम लोगों का, उसमें नोट में दिया हुआ है, इसमें हम उसको दिखाएंगे भी आपको कि किस तरीके से समानता का अधिकार हमारे से भिन्न है, क्योंकि विद्यमान व्यवस्था रूढ़िवादी परंपरा को कायम करने का जो व्यवस्था है हमारा, वो व्यवस्था के अंतर्गत कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक संविधान भी नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। संविधान से भी बड़ा हमारा संविधान है, हमारा मान है, हमारा प्राइड है, हमारा जो विधि व्यवस्था जो चलती है उसमें आप देखिएगा कि जो हमारा जो संस्कार है वो चलेगा मानकी से, मुंडा से, आपका भरा से चलेगा, घोड़ा से चलेगा, कोटवा से चलेगा, आपका चलेगा इधर भंडारी से चलेगा, पुजार से चलेगा, करतहा से चलेगा। तो ये हम लोगों का अलग अलग, कोई महिला लोगों का सेवा करने के लिए अलग होती थी, वो भी सेवादार भी अलग अलग होती थी। जब उनकी डिलीवरी होती है तो उसमें अलग होता है, बच्चे का मालिश करने वाली अलग होती है। तो ऐसी कई परंपरा विधि व्यवस्था जो हमारी ऑलरेडी है, उसको मिटाने के लिए जब ये भारत जब आजाद हुआ तो उसी समय ये व्यवस्था को लागू कर देना चाहिए था, ये हमारा स्वशासन को लागू कर देना चाहिए था। लेकिन ये कांग्रेस और ये जो हमारे भारत में हमारे जितने भी नेता हैं, क्यों कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे समाज के अगुवा हो, सभी कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक हमारा आदिवासी है। अभी तो 33 तरह के लोग रहते हैं, तो लेकिन उसमें भी हमारे रूढ़िवादी जन्य जनजाति विशेष दर्जा प्राप्त है हमारे संविधान में। उसको समझना होगा, इसको पढ़ना होगा, इसको चैलेंज करना होगा। बाबा कार्तिक उरांव जी इसी की लड़ाई लड़ रहे थे कि रूढ़िवादी परंपरा को, स्वशासन व्यवस्था को लागू कराना चाहते थे। हमारे पूरे भारत में आदिवासियों की संख्या 703 के लगभग जनजातियां हैं, लेकिन हमारा जो जनजाति है, जो हमारा सरना धर्म है, जो हमारा रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले कई लोग हैं जो इस स्वशासन व्यवस्था में आते हैं, तो उसी को समझने की आवश्यकता है। अगर लगता है कि मैं कहीं गलत हूं तो आए, मैं चैलेंज करती हूँ। जितना भी ज्ञाता है हमारे जो चैलेंज करते हैं कि हमारा झंडा गाड़ना गलत है, इस गंदगी में मल मूत्र त्यागने की जगह अगर झंडा गाड़ना गलत है तो आप आइए और चैलेंज कीजिए, और चैलेंज करने के बाद मुझे बताइए कि जो धर्मांतरित लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, उनका विशेष अधिकार कहाँ है। मानने की सबको अधिकार है, पहले आए और बाद में आए उसका भी व्याख्यान, सारी चीजों का व्याख्यान आपको किताबों में मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञाता और बुद्धिजीवी लोग आए जो कि सिस्टम में हम लोगों का नामो निशान मिटाते गए। तो यही तो दुख की बात है, यही लड़ाई में लड़ना चाहती थी, इसी बात की लड़ाई है। लेकिन ये लोग लड़ाई को, झंडा, जो संस्कृति, सभ्यता, मान, परंपरा की लड़ाई को ये लोग दिशाहीन कर दिए। ये दुर्भाग्य की बात है। सरना धर्म को लेकर लड़ाई लड़ना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप खुद हिंदू धर्म मानती हैं, आप कुंभ नहाने जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? कुंभ नहाने का मुझे फोटो दिखा दीजिए। ये लोगों के पास सबसे बड़ी बात में, ये लोगों के पास कुछ बात नहीं मिल पा रहा है, ये लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज्यादा लोग जानकार नहीं, संविधान पढ़े उसके बाद में जानकारी ले। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ऐसे समाज से बिलोंग करती हूँ, रूढ़िवादी परंपरा के होते हुए भी, हम लोग अलग स्वशासन को, व्यवस्था को मानते हुए भी, हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था चली आ रही है, अभी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो इस समाज में मैं हिंदू का चर्च भी जाती हूँ, क्यों नहीं बोल रहा है लोग, चर्च भी जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, विश भी करती हूँ। तो इसमें मानना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज में धर्म की ये जान कहीं भी जा सकते हैं, इसकी तो आजादी हमें दी है संविधान में। तो इसमें सवाल उठाने वाले तुम लोग कौन होते हो? तो ये तो संविधान में जो अधिकार है, मुझे उसकी बात कर रही हूँ ना मैं। आप हवे में बात कर रहे हो, मैं संविधान की बात कर रही हूँ। धर्मांतरित किए हो तो संविधान में धर्मांतरित लोगों के लिए क्या अधिकार है? कुछ है, उसको देखना है, और हमारा विशेष अधिकार क्या है वो देखना है। तो ये लगातार मेरे चरित्र में कटाक्ष करना। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, जो कि एक महिला ने तो, और कई ऐसे लोग लिख रहे हैं कि इस महिला को गोली मार देनी चाहिए। तो ये मेरा मानसिकता जो है वो धर्म की रक्षा की बात है, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने की बात है। हमारा एक उद्देश्य है कि ये झंडा का इस्तेमाल क्यों? यदि जमीन का विवाद था तो हमारे पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा सबसे बड़ा मान, अभिमान, अभी जो हमारा 5th शेड्यूल में भी अभी सर्वोच्च न्यायालय ही है।
तो उस पे जाइए ना। अगर हमारा 5th शेड्यूल लागू होता तो आप ग्राम सभा के माध्यम से जाते। ग्राम सभा हमारे पंच, बैगा, पहान, पुजार, चाहे जितनी भी हमारे ये व्यवस्था में आते हैं, वो लोग निर्णय करते। आप हम नियम से नहीं गए और आप झंडा गाड़ने और जमीन का विवाद कर दिए। हम तो झंडा बचाने गए थे, हम तो अभिमान अपना, अपने संस्कृति की आत्मा को बचाने गए थे। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि ये झंडा तुम्हारी आस्था का प्रतीक है, उसको बचाने गए थे। तो वहाँ पे जो भी है, आपका निजी जीवन पे जो उठाए जा रहे हैं सवाल, आपके निजी तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है, आपको कमेंट के जरिए जो है आपके बारे में अभद्र भाषा बोली जा रही है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे यही पता चलता है कि उनकी जो मानसिकता है वो उसकी लेवल कितनी गिरी हुई है। यदि अगर राजनीति होती तो शायद मैं जेल कैंप के पार्टी से राजनीति करती। ये झंडे की बात थी, ये संस्कृति की बात थी, अपनी सभ्यता की बात थी, अपनी रूढ़िवादी जन्य जनजाति की बात थी, अपने जो विद्यमान व्यवस्था से चले आ रहे हमारा स्वशासन व्यवस्था की मांग थी। और वो आज से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे बाबा पंखराज भी लड़े और लड़ते लड़ते वो अमर हो गए। तो बात ये है कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता होगी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने क्यों लड़ा। चाहे फूलो जानो, चाहे हमारी सिंगनी कैली दई हो, हमारे बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा जी हो, चाहे बाबा कार्तिक उरांव जी हो, कई ऐसे हमारे झारखंड में क्रांतिकारी पैदा हुए। उसके बाद भी जब बिहार में लोगों ने देखा कि बाहरी लोगों का ज्यादा ही तांडव हो रहा है, तो क्यों हमारे क्रांतिकारियों ने ये दीको भगाओ का नारा दिया। तो इन सबको समझने की आवश्यकता है। दीको भगाओ बोल करके हमारे नेता लोगों ने मलाई खाने का काम किया और फिर से हम लोगों को गर्त में भेजने का जो काम किया है, गड्ढा में भेजने का काम किया है, ये हमारे नेताओं का देन है। इसीलिए अभी हमारा वर्तमान में देखिए 28 सीट जो है हमारे लिए आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। आदिवासी कौन है? ये विद्यमान विधि व्यवस्था को मानने वाले, रूढ़िवादी व्यवस्था को मानने वाले, ये जो खद्दी धर्म को मानने वाले, ये जो परंपरा लगातार जो चलती आ रही है हमारी, जो लिखित नहीं है उनको मानने वाले, ये धर्मांतरित लोगों के लिए नहीं है ये सीट। इसी बात का डर है, इसीलिए सभी लोग मौन है। और ये जो मामला है बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही गहराया हुआ है। इस मुद्दे को उठाने के लिए जिगरा चाहिए। अगर जिगरा है आप में तो बात कीजिए, बहस कीजिए, सामने आइए। मैं तथ्य की बात, मैं अगर जहां नहीं जानूंगी, मेरे समाज के जितने ज्ञाता हैं वो लोग जवाब देंगे। जो मैं नहीं जान पाऊंगी, मेरे समाज के जो पुरखे लोग हैं वो जवाब देंगे। लेकिन मुद्दे की बात कीजिए। निजी जीवन में जो झांक रहे हैं, चाहे जो पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ वो पिक्चर सही है कि नहीं, पहले उसका जांच कीजिए। उसके बाद हमारा संविधान में एक अधिकार है कि किसी का निजी जीवन का के साथ में आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उनको मैं बताऊंगी, हमारे संविधान में जो अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है उनको बताऊंगी। और मुंह में तमाचा ही नहीं, अंदर बैठ करके अपना राग अलापते रहिएगा कि मैं धर्मांतरित हूँ, कि क्या हूँ, कि मैंने क्यों कह दिया कि एक आदिवासी बेटी को, स्वशासन के तहत अंत में आने वाली बेटी को मैंने क्या कहा है। इसका आपको ये संविधान जवाब देगा, ये संविधान जवाब देगा। और संविधान का जो हवाला देने वाले लोग, संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग ही आज हमारे संविधान का हनन किए, हमारी संस्कृति का हनन किए। इसीलिए आवाज जो है जोरदार ना उठ करके जमीन दलाली की बात आ रही है। ये मामला बहुत ही गहरा और बहुत ही संवेदनशील है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे आदिवासी, रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोग, हमारे सरना लोगों का जमीन लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए, हम हिंदू भी नहीं है, हम मुसलमान भी नहीं है, हम सिख भी नहीं है, हम ईसाई भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है, जैन भी नहीं है। हमारा अलग से हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लोग हम लोग हैं। तो इसको समझना होगा। आपने देखा होगा सिमडेगा में, हमारा सरना स्थल में अगर बजरंग बली जी का झंडा गाड़ा गया था तो वहां विरोध किया था हमारा समाज। आज देखिए हमारे गुमला में जो सरना स्थल में चर्च बन गया, उसका विरोध किया था क्रिश्चियंस के खिलाफ। लेकिन क्रिश्चियनों ने क्या किया? प्रभु यीशु की जय करते हुए पत्थर फेंका, हमें मारा गया, हमें पीटा गया। और ये प्रशासन वहां खड़ी हुई, जब प्रशासन नहीं रहता तो शायद हमारी हत्या भी हो जाती है। ये लगातार अभी संघर्ष की लड़ाई है, ये लड़ाई जमीन और ये धर्म और ये इसको बनाया जा रहा है। मेरा आस्था की लड़ाई है, मेरा मान का लड़ाई है, मेरा सम्मान का लड़ाई है। ये बहुत गहरा लड़ाई है। सामने से आपके खिलाफ खड़े हैं वो भी तो सरना समाज के ही लोग हैं। देखिए, जो लोग सामने खड़े थे, केंद्रीय अध्यक्ष क्या नाम है, तिर्की, अजय तिर्की,
तो मुझे बताइए कि 10 महिला भी नहीं, क्या 2 महिला भी हमारी रूढ़िवादी जनजाति की नहीं थी। वहाँ के मौजा और वहाँ के पहान पुजार भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने तो कहा था कि मैं 1000 भीड़ के साथ आऊंगा, उन्होंने तो कहा था मैं गाजे बाजे के साथ आऊंगा। लेकिन वहाँ के जो धर्मांतरित जो लोग, अगर एक ही बात आ रही है, अगर मुंडा परिवार की बात आ रही है, अगर मुंडा परिवार का जो हमारा धार्मिक स्थल जो वहाँ बना हुआ है, जो बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी का समाधि स्थल जो बना हुआ है, तो किस बेसिस पे जमीन मालिक वो शो कर दे रहा है कि उसको मैंने दान दिया है। और अखबारों में, हर अखबारों में जब आता है ये कि वहां का समाधि स्थल में चाहे पुण्यतिथि हो, चाहे उनका जो भी उनका संस्कार होता है, तो उन पे जब याद आता है तो वो लोग फ्रंट अखबार में वो क्यों होते हैं, और वो धर्मांतरित ईसाई लोग जो अपने आप को मुंडा के नाम से जो लड़ा रहे हैं वो क्यों नहीं होते हैं। तो बात यह प्रश्न चिन्ह है कि अगर लड़ना ही है तो भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज जो है उनके नाम से लड़ो ना, उनको क्यों नहीं सामने किया, उनको सामने करते। क्योंकि आज भी भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारा समाधि, हमारे पूर्वजों का जो समाधि स्थल वहां पे हमें रहने दिया जाए, या फिर रांची में, राजधानी में रहने दिया जाए। तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगी, मैं जानती भी नहीं हूँ जमीन मालिक को, लेकिन मैं बोलूंगी हाथ जोड़ करके कि आप क्यों ना आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के अनुयायियों को, मतलब अनुयायी कहा जाए तो उनके वंशज को, उनके बेटे को, उनके पुत्र को, उनके पौत्र को दीजिए। ये जमीन दलालों को, जमीन दलाल का मसला ही खत्म हो जाएगा। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। ये छोटी छोटी चीजों को इन लोगों ने हवा बनाया, और हवा बना करके इन लोगों ने पूरी तरीके से मटिया मेट कर देने की, मुझे तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमने तो दिखाया भी बार बार, और लगातार आ रहा है, क्योंकि यही संस्कार इन लोगों को दिया गया है। पढ़ने लिखने और संविधान की जानकारी इन लोगों को दिया ही नहीं। जो इन लोगों के पास में संविधान जो दिख रहा है उसमें हम लोगों का जो व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा का व्यवस्था, वो उसमें मेंशन ही नहीं दिख रहा होगा, वो जान ही नहीं रहे होंगे। तो आप विद्यमान व्यवस्था के बारे में पढ़िए, जानिए कि क्या है। आप पे एक आरोप ये भी लगा है कि आपको सिर्फ गुमला से यहाँ जो है ये राजनीति करने आई हैं, गुमला से उठ के रांची आने का क्या मतलब बनता है, आप उस पर क्या कहेंगे? चूंकि मैं बिना तथ्य के जाती नहीं, और सबसे बड़ी बात थी हमारे झंडा की बात थी। मैंने लालपुर मौजा के सरना समिति के जो हमारे भाईगण बंधुगण है, वो लोग काफ़ी परेशान थे। उनका एक लेटर देखी, वो किनको लेटर दिए, क्या किए, नहीं किए, क्या, मैंने वो लेटर देखा। और मुझे जो बहन थी अर्शिता, जो कि वो ये हमारा सरना स्थल है सिरम टोली, वहाँ पे भी उन लोगों ने आंदोलन किया है, नगड़ी में भी आंदोलन किया है, और कुंद्रसी जी भी उसमें आंदोलन किए हैं, गीता श्री जी भी आंदोलन की हैं, और कई तरह के ऐसे आंदोलनकारी लोग वहाँ पे दिखाई दिए होंगे। तो हम लोग अगर समाज के साथ में एक दूसरे को अगर सपोर्ट करके चल रहे हैं, तो इन लोगों ने दलाल का ठप्पा मार दिया। ये कैसी राजनीति, ये कैसा अधोगलापन। ये तो समाज का बात कीजिए, संस्कृति की बात कीजिए। ये तो आपको पूछना चाहिए कि आप तो सरना समाज से बिलोंग करते हैं अजय तिर्की जी, आप तो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, फिर आपने सिरम टोली का विरोध क्यों किया जब सरना लोग का पूजा स्थल है। हम लोग अभी तक पूरा भारत में देख लीजिए, कहीं भी हम लोगों ने स्वशासन व्यवस्था वाले लोग, विशेष कानून वाले लोग, कभी हम लोगों ने विकास में बाधा नहीं बने। यहाँ पे हम लोगों का मांग था कि पूरे सरना समुदाय के लोग जो घोड़ा खेलते हैं, खेलते हुए हमारा सरूल में नाचते देखते आते हैं, तो फ्लाईओवर थोड़ा आगे बनना चाहिए था, हमारा वो मांग था। उसमें वो सपोर्ट नहीं कर पाए, और जो विरोध कर रहे थे हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें, उनको उन्होंने कहा कि चीर दूंगा। आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? जब तो आप खुद समाज के विरोधी है, तो आप समाज की बात ही कैसे कर सकते हैं? तो ये तो आपको सोचना होगा ना, ये तो चिंता का विषय है। इसको ये लोग जो वर्तमान में बैठे हुए धर्मांतरित लोग संचालित कर रहे हैं, जो कि मंत्री और विधायक लोग हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे, यहाँ से लेकर के सदन तक कभी नहीं चाहेंगे कि जब कांग्रेस ने हमारी स्वशासन व्यवस्था को, जब 5th शेड्यूल के तहत आने वाला राज्य को उनका अधिकार नहीं दिया, ये लोग हमारे बारे क्या ही बोलेंगे। आए ना, चर्चा करे, कांग्रेस के शीर्ष लीडर के नेता चर्चा करे। मैं पूछूंगी उनसे कि जो कहते हैं राहुल गांधी जी कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी है, तो आदिवासियों को आज इन्होंने मटियामेट का जो प्रण लिया, इनका पार्टी ने लिया, जो हम लोगों का पूरा संविधान से मटियामेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी यहाँ पे
55-56 जगह विद्यमान व्यवस्था का पूरा यहाँ पे व्यवस्था दिया गया है। उसको अच्छे से पढ़ने बोलिए। आप सीरम टोली की बात कर रहे हैं, उनका आरोप है कि ये पहले जब आया था सीरम टोली बन रहा था तब इन्होंने विरोध नहीं किया, फिर अचानक जो है विरोध करने लगे। उस टाइम में मेरी निजी कार्यों की वजह से दिल्ली थी। आप मेरा टिकट चेक कर सकते हैं, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मेरा प्रवास नहीं था, मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मुझे अपने भी निजी कार्य को देखना पड़ता है। समाज में दलाली करके मैं नहीं ये काम करती। मैं 2 पैसा कमाती हूँ, 2 पैसा जोड़ती हूँ, उस काम करती हूँ। मैंने बताया भी है कि जब मैं पढ़ती थी नीचे लेवल पे तो मेरी माँ देती थी, मेरा परिवार देता था पैसा, लेकिन हम लोगों के पढ़ने के साथ-साथ किताबों की आवश्यकता जो होती है ज्ञान के लिए तो कम पड़ता था। तो मैंने दलिया बेचने का भी काम किया है। तो मेरा रेस्टोरेंट रहा, चाहे मेरे जो भी काम मैंने किया है आज तक समाज में अपने पैसे कमाने को लेकर के, तो मैं काम करती हूँ। काम मैं नहीं करूँगी तो कैसे करूँगी? मैं लगातार संपर्क में थी, मैं देखती थी हमारे क्रांतिकारी लोगों को, मुझे भी लगता था कि आओ, लेकिन बात थी कि मैं यहाँ नहीं थी, अन्य राज्य में थी जिसकी वजह से नहीं आई। और लेकिन जब बात अब उठी है, जब आग लगी है कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने की, तो उस पे बात कीजिए, उस पे मैं बात करूँगी। क्या ये सिर्फ इस सरना झंडा और जो है ये डिस्टिलरी पुल के पास जो घटना हुई वहीं तक सीमित रहेगी, या राज्य में कहीं भी ऐसा हो रहा हो तो आप वहां जाएंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुआ नहीं है और ये लोग बौखला गए हैं। अभी तो मैं पूरे झारखंड में धर्मांतरित लोगों का जो हाल करूँगी, वो पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देखेगा। आप मानती हैं कि कन्वर्जन झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल है। अगर आपको घर वापसी करना है, तो आप घर वापसी कीजिए, आपका स्वागत है। हम अपने बैगा, पहान, पुजार जो 6-7 मौजा के लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, हमारा समाज के साथ बात कीजिए, आपका स्वागत है, आपको पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन आप जब हमारी रूढ़िवादी परंपरा, मान-सम्मान, जब जन्म ही हम लोगों का अलग रीति-रिवाज से होता है, मतलब परंपरा जो हमारा जन्म के बाद छठी होता है 6 दिन बाद, तो उसमें हम लोग का किस तरीके से परंपरा होता है, तो मैं उसको भी बताना चाहती हूँ। उसमें हड़िया मतलब राइस बियर इस्तेमाल होता है। जिन घरों में कांसा का बर्तन नहीं है, तो वो लोग सखुआ का पत्ता को बर्तन बनाते हैं, उसमें हड़िया डालते हैं, उसमें दूबा घास डालते हैं, उसमें चावल, अरवा का चावल डालते हैं। हमारे पूर्वजों का जो दादा और दादी है उनका नाम लेते हैं। अगर दादा दादी का नाम नहीं लेते हैं तो नाना नानी का नाम लेकर के हम लोग विधि विधान से पूजा पाठ कराते हैं। और सबसे बड़ी बात ही रह गई है कि हमारे जो समाज में ना, अगर जब बच्चा कोई पैदा होता है तो छुतका भी होता है, तो छुतका को मिटाया जाता है और उस छुतका को मिटाने के लिए डंडा कट्टा होता है। और डंडा कट्टा कैसे किया जाता है, जरा पूछिए अजय तिर्की जी से, वो बताएंगे। हम तो बता देंगे, लेकिन जाके पूछिए डंडा कट्टा। मेरे हो सकता है आपके जाने तक पढ़ ले, समझ ले समाज से, लेकिन बात यह है कि उनसे पूछिए कि उनका संस्कार क्या है। वो जब पैदा होते हैं तो बत्तीसवां होता है, उनका अलग संस्कार होता है। हर क्रिश्चियन के लोगों का, जैसे कि डुबकी मिशन हो, सीएनआई चर्च हो, जीएल चर्च हो, बहुत सारा का चर्च है, सबका अलग अलग विधि विधान होता है। मुसलमानों का अलग विधि विधान होता है। हिंदुओं का देख लीजिएगा, वो लोग 21 दिन के बाद छठी करते हैं। वो लोगों का अलग से छुतका मिटाने के लिए पंडित होता है। हम लोग ब्राह्मण होते हैं। हम लोगों का समाज का उन लोगों से पूरा भिन्न है। तो आप बताइए, जब समाज की बात हो रही है, लड़ाई संस्कृति की लड़ाई हो रही है, तो ये जमीन जायदाद और चरित्र की बात कहाँ से उठती है? जब से ये मुद्दा उठा है, आपने बताया कि आपको जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है, इस पर आप क्या लीगल एक्शन ले रहे हैं? बहुत जल्द अपने वकील से मैं संपर्क की हूँ। जैसे हम लोगों का पूरा लिखा पढ़ी कंप्लीट होता है, तो अजय तिर्की हो, चाहे सोशल मीडिया में जितने लोग लिख रहे हैं, उनको जवाब देने की बात हो, या तो फिर हमारे खिलाफ में जितने लोगों ने कहा है कि केस कर देंगे तो कर दीजिए। आपने भी तो हमारे बारे में सबसे पहले व्याख्यान तो हमारे चरित्र की आपने करनी शुरू की। आप तो जेल भी गए उसके लिए। मैंने क्या गलत बोला कि बलात्कार का केस में आप गए थे जेल? क्या गलत बोला? आप खंडन कीजिए ना उसको। अगर केस करना है आप केस कीजिए। इस लड़ाई में अगर मुझे कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मेरे लोग लड़ेंगे लड़ाई, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं अगर मैं गलत हूं तो। उन्होंने तो कहा कि वो आपके खिलाफ जो है मानहानि का केस करेंगे, आपने जो आरोप लगाया है उन पर। ऐसे समाज के धर्म के ठेकेदार को पूछिए कि अगर आप समाज के धर्म के ठेकेदार हैं तो अपने ही धर्म की बच्ची बेटी को आपने कैसे गाली दे दिया, कैसे उसका चरित्र का बखान कर दिया, कैसे छेछालेदर कर दिया? उनसे पूछिए ना पहले। हमारा जो लीगल एक्शन है वो तो मैं लूंगी। मैं इन लोगों की तरह छेछालेदर इंसान नहीं हूँ कि मैं छेछालेदर बात करूंगी। मैं तथ्य की बात करूंगी। जो बात थी
उन्होंने कहा है तो उन्होंने किया, कि करने के बाद वो जेल गए। जेल जाने के बाद उन्होंने अपना जिस तरीके से ज़मीन का लिटिगेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही वो अपना वो वाला केस सॉल्व कर लिए होंगे। उसका प्रमाण ढूँढ करके मैं लेके आऊँगी, एक-एक चिट्ठा-चिट्ठा उस लड़की को खड़ा करना पड़ेगा जिसने आरोप किया था। उसे पता चल जाएगा, मैं भी देखती हूँ किस-किस को खरीदता है। सच्चाई तो एक दिन बाहर निकलेगी, वो जो पीड़िता होगी वो तो बताएगी। आप कभी उस पीड़िता को ढूँढिए, तब पता चलेगा केस क्यों किया था। कोई त्रस्त होता है, कोई अपना चरित्र का हनन हुआ है तब कहता है जब पीड़िता होती है, ऐसा ही व्याख्यान कर देगा समाज के सामने। तो बहुत चिंतनीय बात है, लेकिन जो समाज की बात करनी चाहिए थी, वो समाज तक ही रहनी चाहिए थी। चाहे आप हो या कोई भी महिला नेता हो, अगर वो सामाजिक मुद्दों पे बात करती है, जब उसका निजी जीवन को सामने लाया जाता है, सामाजिक किया जाता है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज में हर समाज में ना एक उदाहरण है, चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे हमारे पूरे समाज का बात किया जाए जिसमें कि लोग अपने हक और अधिकार और अपने संस्कृति को बचाने की बात करते हो ना, तो उनको इतना कष्ट तो देखना होता है और इनको लग रहा है कि ये मुझे विचलित कर देंगे, तो इन लोगों का भ्रम है और नृत्य है। और ये ग्लाक्सन डुंगडुंग जी जैसे लोग या फिर हमारे समाज के ऐसे ज़मीन दलाल, ठेकेदार लोग, जो समाज को गुमराह करने वाले लोग, ये लोगों को ही मुझसे प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ज़्यादा मैं इन लोगों से कोर्ट में बात करूँगी और जो प्रावधान है हमारे संविधान में या फिर हमारे रूढ़िवादी परंपरा को बनाए रखने के लिए जो हमारी विधि व्यवस्था है, उसमें की जो विद्यमान विधि व्यवस्था है, हमारी अलग संविधान जो है, उसके तहत जो हमारा अधिकार है, उसका हनन जो किया है, जो उसका व्याख्यान गलत तरीके से किया है, उसको मैं लड़ूँगी, मैं देखूँगी। मुझे पता है, एक पढ़ी-लिखी लड़की हूँ, मेरे माँ-बाप ने मुझे पढ़ाया है, इस लेवल तक पहुँचाया है कि मैं इन जैसे दलालों को जवाब दे सकूँ। इसीलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम जितना व्याख्यान कर रहे हो, जितना ट्रोल कर रहे हो, सब स्क्रीनशॉट मेरे पास मेरे शुभचिंतक भेज रहे हैं। सब पे केस करूँगी, कौन-कौन बचेगा? मैं भी देखती हूँ। मेरे को जवाब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी धर्म और आस्था की लड़ाई है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद निशा जी, आपने अपना पक्ष रखा। हम इसी तरह आगे आपको खबर दिखाते रहेंगे। मैं सारा भारत से शिखर सुमन, बहुत-बहुत धन्यवाद।